नमस्कार सभी दोस्तों को। दृष्टि एम्पायर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करता है। और सबसे पहले तो जो भी बच्चे नए हैं यूट्यूब पर वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए तथा सभी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो इससे पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान का परिचय, और आज फिर हम वापस से संविधान का परिचय पढ़ेंगे क्योंकि एक बार जीरो लेवल से हम शुरुआत कर रहे हैं। तो दो क्लास ये संविधान के परिचय से संबंधित है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन क्लास सेकंड, संविधान का परिचय। संविधान का परिचय। तो संविधान के परिचय को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला दर्शन, दूसरा सरकार का गठन, और तीसरा विविध प्रावधान। विविध प्रावधान। तो जो संविधान का परिचय है उसको हम मुख्यतः तीन भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला दर्शन, दूसरा सरकार का गठन और तीसरा विविध प्रावधान। तो दर्शन अर्थात हमारे दर्शन के अंतर्गत आदर्शों की बात की गई है। आदर्श तो हमारे संविधान में कहां कहां पर आदर्श पाए जाते हैं, कहां कहां पर दर्शन पाया जाता है। तो ये देख लीजिए एक बार। सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना में हमारे संविधान का दर्शन पाया जाता है। सेकंड मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और थर्ड मौलिक कर्तव्य। और फोर्थ राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के परिचय को हम तीन भागों में बांटकर पढ़ रहे हैं। पहला दर्शन, दूसरा सरकार का गठन और तीसरा विविध प्रावधान। तो दर्शन अर्थात आदर्शों, ठीक है। हमारे संविधान में आदर्शों की बात कहां कहां पर की गई है, अर्थात मुख्यतः हमारे संविधान में दर्शन कहां कहां पाया जाता है। तो प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। अगर कभी क्वेश्चन आ जाए या आपसे कोई सवाल पूछ ले कि भारतीय संविधान का दर्शन निम्नलिखित में से पाया जाता है, अगर चार ऑप्शन दे दे आपको, यही चार ऑप्शन, तो आप बोलेंगे कि चारों जगह पाया जाता है दर्शन। तो लेकिन ऐसा नहीं है, उत्तर आपको एक ही देना है। तो अगर कोई पूछ ले कि संविधान का दर्शन मुख्यतः पाया जाता है, सर्वाधिक दर्शन की बात की गई है तो प्रस्तावना में की गई है, तो आपका आंसर होगा प्रस्तावना। और अगर ऑप्शन ई भी आ जाए इसकी जगह पे और सब आ जाए, ऐसे सवाल आएगा, तो फिर आपका आंसर हो जाएगा ई, क्योंकि दर्शन सब जगह पाया जाता है। प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन चारों जगह दर्शन पाया जाता है। अगर ऑप्शन में सभी है तो आप सभी को टिक कीजिए, और अगर सभी नहीं है तो फिर आपका जो आंसर होगा प्रस्तावना होगा, क्योंकि मुख्यतः प्रस्तावना में दर्शन पाया जाता है। इसके बाद में देखते हैं हम विविध प्रावधान। तो विविध प्रावधान जैसे कि नागरिकता, नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध, नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध। उसके बाद में पंचायती राज, पंचायती राज, नगर पालिका। सरकार के गठन को हम अभी थोड़ी देर बाद में पढ़ेंगे, तो क्योंकि इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। इसके बाद में चुनाव आयोग, चुनाव आयोग और लोक सेवाएं। तो विविध प्रावधानों के अंतर्गत हम इन चीजों को पढ़ेंगे। नागरिकता, केंद्र राज्य संबंध, पंचायती राज, नगर पालिका, चुनाव आयोग, लोक सेवाएं आदि। तो इन सबको हम आगे बारीकी से पढ़ेंगे डिटेल से। तो आप घबराइए ना कि इनको सर ने लिखा तो दिया लेकिन पढ़ाया नहीं, ये सब हम आगे बारीकी से पढ़ेंगे। सिर्फ अभी हम संविधान का परिचय देख रहे हैं, मोटी मोटी बातें देख रहे हैं संविधान की। ये प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, सब हम बारीकी से पढ़ेंगे सब चीजें। तो संविधान
के परिचय को 3 भागों में बांटकर हमने देखा। दर्शन, सरकार का गठन और विविध प्रावधान। दर्शन के अंतर्गत प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये शामिल किए जाएंगे और विविध प्रावधानों के अंतर्गत ये शामिल किए जाएंगे। अब एक बार हम देख लेते हैं सरकार का गठन, क्योंकि सरकार के गठन को हम थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे अभी इसको, तो उसकी वजह से इसको मैंने छोड़ा और अब लिखिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरकार कहते किसे हैं। सरकार तो हम आए दिन देखते रहते हैं कि केंद्र में बीजेपी सरकार या फिर केंद्र में कांग्रेस सरकार, अब तो एक और सरकार बन गई राष्ट्रीय आप आम आदमी पार्टी। तो आए दिन हम सुनते रहते हैं सरकार। अब सरकार होती क्या है? भारत सरकार, राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, ये सब हम सुनते रहते हैं, लेकिन आखिरकार होती क्या है सरकार, इसको हम आज जानेंगे। तो सरकार की परिभाषा लिखिए। वह संस्था जो शासन संचालन का कार्य करती है। वह संस्था जो शासन संचालन का कार्य करती है सरकार कहलाती है। अर्थात शासन संचालन का कार्य करने वाली संस्था को हम सरकार कहते हैं। तो ये देखिए हमने सरकार की परिभाषा। अब हम देखते हैं इसके बाद में सरकार के अंग, ये सरकार के प्रमुख अंग। तो सरकार के प्रमुख अंग, तो सरकार हमने देखी कि वह संस्था जो शासन संचालन का कार्य करती है उसे सरकार कहते हैं। और अब हम देखेंगे कि सरकार के अंग, ठीक है, सरकार को कितने भागों में बांटा गया है। तो सरकार को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से, 3 अंग कौन कौन से? सबसे पहले आता है विधायिका, सेकंड आता है कार्यपालिका और थर्ड आता है न्यायपालिका। तो सरकार के जो प्रमुख अंग है वो 3 होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम इनको थोड़ा एक बार बेसिक से देखेंगे, बाकी हम इनको डिटेल से आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी इनका थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं, क्योंकि संविधान का परिचय पढ़ रहे हैं तो मोटी मोटी चीजें हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप लिखिए विधायिका कहते किसे हैं। विधायिका की परिभाषा लिखिए आप। वह संस्था जो कानून बनाने का कार्य करती है। वह संस्था जो कानून बनाने का कार्य करती है विधायिका कहलाती है। वह संस्था जो कानून बनाने का कार्य करती है विधायिका कहलाती है। अर्थात जो कानून का निर्माण करती है, कानून को बनाती है, उसे हम विधायिका कहते हैं। विधायिका को ही दूसरी भाषा में संसद कहते हैं। हमारे देश में विधायिका को ही संसद कहते हैं। तो संसद और विधायिका दोनों एक ही है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि विधायिका और संसद में अंतर बताइए, तो आप उनको बताइएगा कि नहीं सर, विधायिका और जो संसद है वो दोनों एक ही होती है, इनमें कोई अंतर नहीं है। तो ये देखा हमने विधायिका। इसके बाद में देखो कार्यपालिका। तो कार्यपालिका किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा लिखिए। वह संस्था जो कानून को लागू करती है। वह संस्था जो कानून को लागू करती है कार्यपालिका कहलाती है। ये विधायिका तो कानून का निर्माण करती है, कानून को बनाती है और उसको व्यवहार में लागू कौन करती है, हमारी कार्यपालिका। ठीक है, तो लागू करने वाली संस्था तो कार्यपालिका हो जाती है और निर्माण करने वाली विधायिका हो जाती है। तो ये देखा हमने कार्यपालिका किसे कहते हैं और जो विधायिका किसे कहते हैं। इसके बाद में देखो कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भागों में बांटा जाता है कार्यपालिका को। एक राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा हो जाता है प्रशासनिक कार्यपालिका। प्रशासनिक कार्यपालिका। तो जो कार्यपालिका होती है उसको 2 भागों में बांटा गया है, एक राजनीतिक कार्यपालिका और एक प्रशासनिक कार्यपालिका। जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है ये अस्थायी होती है दोस्तों, अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं इसको। तो ये अस्थायी कार्यपालिका होती है, जबकि जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है वो स्थायी कार्यपालिका होती है। क्योंकि जो राजनीतिक कार्यपालिका है वो हर साल, हर 5 वर्ष में बदलती रहती है। ये स्थायी नहीं होती दोस्तों, अस्थायी होती है, क्योंकि ये चुनाव के द्वारा इसका निर्माण होता है और जब 5 साल में चुनाव होते हैं तो फिर नई कार्यपालिका का गठन होता है। तो ये स्थायी नहीं होती, ये अस्थायी होती है। और जो प्रशासनिक कार्यपालिका होती है वो स्थायी होती है, परमानेंट होती है वो। इसके बाद में इसमें शामिल किया जाता है मंत्रिपरिषद को। मंत्रिपरिषद को और जो प्रशासनिक कार्यपालिका है इसमें शामिल करते हैं हम जो नौकरशाही होती है उसको, नौकरशाही।
कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासनिक कार्यपालिका। और जो राजनीतिक कार्यपालिका होती है वो अस्थायी होती है, प्रशासनिक कार्यपालिका स्थायी होती है। राजनीतिक कार्यपालिका के अंतर्गत मंत्रिपरिषद शामिल होती है और प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत नौकरशाही शामिल होती है। मंत्रिपरिषद अर्थात सारे मंत्रीगण, सारे मंत्री इसके अंतर्गत शामिल होंगे, इसके अंदर शामिल होंगे। और जो प्रशासनिक कार्यपालिका है इसके अंतर्गत हमारे देश में एक चपरासी से लेकर एक कलेक्टर तक सभी जो सरकारी पद हैं, जो भी सरकारी जॉब है, उन सब को नौकरशाही के अंतर्गत शामिल किया जाता है। चाहे वो एक चपरासी हो, चाहे वो एक कलेक्टर हो, सारे नौकरशाही के अंतर्गत आते हैं, प्रशासनिक कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो ये देखा हमने कार्यपालिका, और कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, प्रशासनिक कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका। इसके बाद में न्यायपालिका, तीसरा अंग होता है सरकार का प्रमुख अंग, तीसरा न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की परिभाषा लिखिए आप, वह संस्था जो विवादों का निपटारा, वह संस्था जो विवादों का निपटारा तथा न्याय का कार्य करती है, वह संस्था जो विवादों का निपटारा तथा न्याय का कार्य करती है, उसे न्यायपालिका कहते हैं। तो यहां तक देखा हमने कि सरकार के प्रमुख अंग कौन कौन से होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो ये तो हो गए सरकार के प्रमुख अंग। अब बात कर लेते हैं भारत सरकार के प्रमुख अंग। ठीक है, भारत में कैसे होते हैं सरकार के प्रमुख अंग, कौन कौन से होते हैं? तो भारत सरकार के भारत सरकार के प्रमुख अंग, भारत सरकार के प्रमुख अंग, सरकार के प्रमुख अंग सामान्यतः सरकार के प्रमुख अंग तो सभी देशों में समान होते हैं, लेकिन भारत सरकार के प्रमुख अंग कौन से होते हैं? तो दोस्तों भारत सरकार के प्रमुख अंग भी तीन ही होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों की हमने परिभाषा देख ली। अब हम देखते हैं कि भारत में कैसे कार्य करती है ये संस्थाएं। तो जो विधायिका होती है इसको भारत में दो भागों में बांटा गया है दोस्तों। एक होता है संघ की विधायिका और एक होता है प्रांत की विधायिका। ठीक है, विधायिका को दो भागों में बांटा गया, संघ की विधायिका और प्रांत की विधायिका। संघ की विधायिका को संसद कहते हैं। ठीक है, जो संघ की विधायिका है इसको संसद कहते हैं हमारे यहां, और जो प्रांत की विधायिका है उसे कहते हैं राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। तो विधायिका दो प्रकार की होती है, संघ की विधायिका और प्रांत की विधायिका। संघ की विधायिका को कहते हैं संसद और राज्य प्रांत की विधायिका को कहते हैं राज्यमंडल। अब जो दोस्तों संसद होती है जो कानून बनाने का कार्य करती है, जो भारत देश के लिए कानून बनाती है उसे को संसद कहते हैं। जो पूरे भारत के लिए कानून बनाएगी उसे संसद कहते हैं। ये संसद की परिभाषा है कि जो हमारे देश अर्थात पूरे भारत के लिए कानून बनाने का कार्य करती है उसे संसद कहते हैं। और जो राज्य विधानमंडल होती है वो किसी राज्य के लिए कानून बनाती है। तो अर्थात भारत देश के किसी राज्य के लिए कानून बनाने वाली संस्था को राज्य विधानमंडल कहते हैं। तो ये देखा हमने संसद और राज्य विधानमंडल की परिभाषा। इसके बाद में जो संसद है, संसद को भारत में दो भागों में बांटा गया है। तो दो भाग कौन कौन से? एक तो हो गया दोस्तों राज्यसभा और एक हो गया लोकसभा। लोकसभा तो भारत में संसद को दो भागों में बांट कर देखा जाता है, राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा की जो अधिकतम सदस्यों की संख्या है, अधिकतम सीटें हैं, वो दोस्तों 250 है, 250 है। ठीक है, 250 राज्य के सदस्यों की अधिकतम संख्या है। और इसमें 12 सदस्य दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो इसमें 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जबकि इसमें अधिकतम जो सदस्यों की संख्या होगी वो 250 होगी, जबकि वर्तमान में 245 सदस्य हैं इसमें। तो हमारी राज्यसभा में कोई पूछते कितने सदस्य हैं, वर्तमान में 245 है। और अधिकतम कितने हो सकते हैं? 250। इसमें से 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और बाकी निर्वाचित किए जाते हैं, निर्वाचित होते हैं। तो यह है राज्यसभा। और लोकसभा होती है, तो जो लोकसभा होती है इसमें दोस्तों अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। लेकिन वर्तमान में हमारी लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं। कुल 543 सीटें हमारी लोकसभा में है, ये हमने देखा। तो संघ की विधायिका कहते हैं संसद। संसद को दो भागों में बांटा गया, राज्यसभा और लोकसभा। और संसद किसे कहते हैं? जो पूरे भारत के लिए कानून बनाए उसे संसद कहते हैं। और जो राज्य विधानमंडल होता है अर्थात किसी विशेष राज्य के, किसी एक राज्य के लिए कानून बनाए, उसके राज्य की मतलब, तो उसे विधानमंडल कहते हैं। अब जो राज्य विधानमंडल होता है दोस्तों, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक तो राज्य विधानसभा,
राज्य विधानसभा और एक विधान परिषद, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो जो राज्य विधानमंडल होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है, एक राज्य विधानसभा और एक राज्य विधान परिषद। तो दो भागों में इसको बांटा जाता है, राज्य विधान परिषद। तो ये देखा हमने विधायिका। इसके बाद में आती है दोस्तों कार्यपालिका। तो कार्यपालिका को भी हमारे देश में दो भागों में बांटा जाता है, एक संघ की कार्यपालिका और एक प्रांत की कार्यपालिका। एक संघ की कार्यपालिका और एक प्रांत की। प्रांत अर्थात किसी राज्य की, ठीक है। आप सोचते हैं प्रांत होता क्या है, तो प्रांत राज्य होता है, संघ अर्थात देश, राष्ट्र। तो संघ देश को कहते हैं, राष्ट्र को कहते हैं, और जो प्रांत होता है वो किसी राज्य को कहते हैं, ठीक है। तो जो संघ की कार्यपालिका है इसके अंतर्गत मुख्यतः 4 को शामिल किया जाता है। एक तो जो भारत का प्रधानमंत्री होगा, सबसे पहले राष्ट्रपति को शामिल करते हैं इसमें, राष्ट्रपति। इसके बाद में नंबर 2 पे इसमें प्रधानमंत्री, और तीसरे पे इसमें मंत्रिपरिषद, और चौथे पे इसमें जो केंद्रीय सेवाएं होती है, ठीक है। जो केंद्रीय सेवाएं होती है उसको शामिल किया जाता है, केंद्रीय सेवाएं। इन सबको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को भी, प्रधानमंत्री को, मंत्रिपरिषद को, केंद्रीय सेवाओं, आगे सबको हम बारीकी से पढ़ेंगे। इन पर सब पे एक को लेकर चर्चा करेंगे हम। अभी से इतना जान लीजिए कि जो कार्यपालिका होती है 2 प्रकार की होती है, संघ की कार्यपालिका और प्रांत की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और केंद्रीय सेवाएं शामिल की जाती है। इसके बाद में जो प्रांत की कार्यपालिका होती है इसमें भी लगभग इन्हीं के समान पद शामिल किया जाता है। इसलिए राष्ट्रपति की जगह इसमें हो जाएगा राज्य का राज्यपाल, ठीक है। प्रधानमंत्री की जगह हो जाएगा इसमें मुख्यमंत्री, ठीक है, मुख्यमंत्री। इसके बाद में इसमें मंत्रिपरिषद इसमें भी होती है और संघ में भी होती है मंत्रिपरिषद। और जो इसमें केंद्रीय सेवाएं होती है इसकी जगह हो जाएगी प्रांतीय सेवाएं, प्रांतीय सेवाएं। तो ये देखा हमने कि विधायिका और कार्यपालिका। इसके बाद में जो न्यायपालिका होती है इसको भी देख लेते हैं हम। तो जो न्यायपालिका होती है दोस्तों वो एकल तंत्र होता है। हमारे देश में कौन सा तंत्र पाया जाता है? न्यायपालिका का एकल तंत्र पाया जाता है। एकल तंत्र का अर्थ है यहां पर कि सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होगी, सुप्रीम कोर्ट को एससी बोलूंगा मैं आगे शॉर्ट में, और इसके नीचे होगी हाई कोर्ट, इसको एचसी बोलेंगे हम, आगे ध्यान रखिएगा। और एक होती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसको बोलेंगे हम डीसी। तो हमारे देश की जो न्यायपालिका है उसमें एकल तंत्र पाया जाता है, जबकि हमारे देश की विधायिका और कार्यपालिका का हमारे देश में दोहरा तंत्र पाया जाता है दोस्तों। इसका हो जाता है दोहरा तंत्र और इसका पाया जाता है एकल तंत्र। दोहरे तंत्र, अब आप सोचोगे कि दोहरा तंत्र कहते किसे हैं? तो दोहरा तंत्र का अर्थ है कि संघ की अलग सरकार होगी और प्रांत की अलग सरकार होगी, दोनों की शक्तियां भी अलग अलग होगी दोस्तों, ठीक है। हाँ, ये सही है कि संघ बड़ा होता है और प्रांत छोटा होता है, संघ की शक्तियां ज्यादा होगी और प्रांत की शक्तियां कम होगी, लेकिन इनको दोहरा तंत्र कहते हैं दोस्तों। दोहरा तंत्र इसलिए कहते हैं 2 भागों में बांटी गई है, संघ और प्रांत। ऐसे कार्यपालिका भी 2 भागों में बांटी गई है, संघ और प्रांत। लेकिन जो न्यायपालिका होती है उसे एकल तंत्र इसलिए कहते हैं क्योंकि न्यायपालिका 2 भागों में नहीं बांटी गई, ठीक है। कि किसी राज्य का सुप्रीम कोर्ट अलग होगा, हाई कोर्ट अलग होगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अलग होगा, ऐसा नहीं है। या किसी डिस्ट्रिक्ट का सुप्रीम कोर्ट अलग होगा, हाई कोर्ट अलग होगा और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, तो ऐसा नहीं होगा। इसमें ऐसे पाया जाता है दोस्तों, जो संघ का होगा सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे बड़ा न्यायालय होगा वो सुप्रीम कोर्ट होगा, उससे छोटा हाई कोर्ट होगा किसी राज्य का, और डिस्ट्रिक्ट जो किसी जिले का होता है सबसे छोटा होगा। तो इसलिए एकल तंत्र पाया जाता है हमारे देश में न्यायपालिका का, और इनका दोहरा तंत्र पाया जाता है विधायिका और कार्यपालिका का, ठीक है। तो ये देखो हमने भारत सरकार के प्रमुख अंग और भारत सरकार के प्रमुख अंग भी हमने देख लिए। एक बार सभी दोस्त वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और जो भी बच्चे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों अगर आप सपोर्ट करोगे तभी पढ़ाने में मजा आएगा। जब बच्चे ज्यादा होंगे तभी तो पढ़ा पाऊंगा मैं अच्छे से। जितने बच्चे ज्यादा होंगे, जितने लोग वीडियो को ज्यादा देखेंगे, मेरे को पढ़ाने में उतना ही मजा आएगा, उतने ही अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो
दोस्तों मेहनत मेरी है और साथ आपका है, प्लीज आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। बाकी मैं तो हुई आपके लिए मेहनत कर रहा हूं और करता रहूंगा। तो ये देखा हमने, सरकार देखा, सरकार की परिभाषा देखी, संविधान का परिचय सबसे पहले संविधान को 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। 3 भागों में बांटकर हमने देखा दर्शन, सरकार का गठन और विविध प्रावधान, उन सबको हम बारीकी से आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद में हम सरकार के अंग देखिए, सरकार के अंग कौन कौन से होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, विधायपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। वैसे भारत सरकार के प्रमुख अंग 3 ही होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसके बाद में दोस्तों हम इसी से मिलती जुलती चीज देखते हैं, या जो सबसे ज्यादा आगे हमें पढ़ने में मदद करेगी, जो हमारे काम आएगी, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट एक बार हम देख लेते हैं। तो हेड डालिए, भारत में बहुमत के प्रकार। भारत में बहुमत के प्रकार, ठीक है। भारत में कितने प्रकार के बहुमत पाए जाते हैं? तो भारत में जो सबसे पहला बहुमत है वो हम पढ़ेंगे साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, साधारण बहुमत क्या होता है, किसे कहते हैं, कैसे मतलब कार्य करता है, तो इसको हम देखेंगे। तो साधारण बहुमत की परिभाषा लिखिए सबसे पहले, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। तो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। जैसे कि हमारी जो लोकसभा है, लोकसभा, इसमें टोटल 543 सदस्य होते हैं, 543 सीटें हैं, ठीक है। तो अब साधारण बहुमत, ये तो कह दिया मैंने आपसे कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है। तो होता क्या है, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से देख लेते हैं कि क्या होता है साधारण बहुमत। तो जैसे कि किसी दिन सदन में जो उपस्थित सदस्य है वो 200 है, मान लो, ठीक है, माना कि, ठीक है, और जो मतदान किया वो 180 ने किया, ठीक है। उपस्थित 200 है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत, परिभाषा क्या, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। तो उपस्थित किसी दिन 200 सदस्य हैं, लेकिन उनमें से मतदान 180 करते हैं, ठीक है, वोट 180 डालते हैं। तो अर्थात इनका बहुमत कितना कैसे निकलेगा, तो अर्थात 180/2 प्लस दोस्तों ये सम संख्या है, अगर सम संख्या रहेगी तो 90 हो जाएगी, अगर इसको 2 से डिवाइड करेंगे 90 हो जाएगी, तो फिर बहुमत कैसे सिद्ध होगा। होता नहीं है ऐसा कि बराबर हो जाए, अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन बाई चांस किसी दिन हो जाए दोनों, ठीक है, 180 लोग सदन में पहुंचे और 90 दोनों एक 90 पक्ष में हो गए और 90 सदस्य पक्ष में हो गए, तो उसके लिए इसमें 1 प्लस किया जाता है दोस्तों, ठीक है। सम संख्या में 1 प्लस करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 91। अर्थात अगर सदन में कोई प्रस्ताव आता है तो उसको, प्रस्ताव को जारी करने के लिए हमें कम से कम 91 सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, पक्ष में होनी चाहिए 91। अगर 91 सदस्य किसी प्रस्ताव के पक्ष में है तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। वैसे ही हम देखते हैं एक और एग्जांपल, ये देखा हमने एक एग्जांपल, ठीक है, किसी दिन सदस्य तो 200 पहुंचे, लेकिन 179 नहीं मत डाला, 179 में तो बटा 2। अब ये भी सम संख्या हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आधा भी करेंगे तो बहुमत तो इसी प्राप्त हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा 89.5, इसका आधा हो जाएगा। अब ये तो आधे आधे हो गए, अब आप सोचोगे कि आधा आधा व्यक्ति थोड़ा हो सकता है, एक सीट के दो मतलब चीज के 2 टुकड़े थोड़ा करेंगे, ठीक है, या एक सदस्य को मतलब काट के कि भाई आधा इधर वोट डाल देगा और आधा इधर वोट डाल देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसमें क्या होता है, 1 से 4 तक की संख्या, 1 2 3 4, अगर 1 से 4 तक की संख्या पॉइंट में आ रही है तो पूरा संख्या अर्थात 89, ठीक है, यह आ जाएगा। अगर 5 6 7 8 और 2, अगर इसमें से पॉइंट के बाद में कोई संख्या आती है तो अर्थात अगली संख्या 90 हो जाएगा। तो यहां पर देखो 89.5, तो 1 2 3 4, इसमें 5 नहीं है, इसमें 5 है, तो अर्थात कम से कम 90 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होंगे तो वो पारित हो जाएगा। कम से कम बहुमत यहां पर निकल रहा है 90, ठीक है, 191। तो ये देखा हमने कि
साधारण बहुमत उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत साधारण बहुमत कहलाता है, जिसको हमने एग्जाम्पल के माध्यम से समझा भी। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कहां कहां होता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से इसका देखते हैं कि साधारण बहुमत को प्रयोग कहां लाया जाता है और साधारण बहुमत का प्रयोग कौन कौन सी जगह पे होता है। तो साधारण बहुमत का प्रयोग सबसे पहले जो विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, ठीक है, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक या वित्त विधेयक। तो जो साधारण बहुमत है इसका प्रयोग इन तीन विधेयकों को पारित करने में होता है। ठीक है, इन प्रमुख विधेयक ये है, तो इनको पारित करने के लिए साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। तो देख लीजिए आप कि कहां का प्रयोग होता है, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। ठीक है, इन तीन विधेयकों में साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। साधारण बहुमत अर्थात ये साधारण बहुमत से पारित होते हैं। ठीक है, साधारण विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक। तो यहां तक देखा हमने कि साधारण बहुमत का प्रयोग तीन विधेयकों को पारित करने में किया जाता है। इसके बाद में देखते हैं महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जहां पर साधारण बहुमत का प्रयोग होता है। तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव, ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं जहां पर साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है, साधारण बहुमत के द्वारा वो सब पारित होते हैं। तो जैसे कि उदाहरण के लिए एक निंदा प्रस्ताव, दूसरा स्थगन प्रस्ताव, तीसरा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ठीक है, निंदा प्रस्ताव हो गया, स्थगन प्रस्ताव हो गया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो गया। उसके बाद में अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, ठीक है, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, उसके बाद में विश्वास प्रस्ताव और एक और बच जाता है हमारा कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव। तो मुख्यतः ये 6 प्रस्ताव, ठीक है, इसमें भी साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। साधारण बहुमत के द्वारा ही निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव और कटौती प्रस्ताव, ये सारे 6 प्रकार के महत्वपूर्ण 6 प्रकार के प्रस्ताव भी साधारण बहुमत के द्वारा पारित किए जाते हैं। दोस्तों इन सबको भी हम आगे बारीकी से पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या होते हैं निंदा प्रस्ताव, विश्वास प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। ठीक है, सबको हम बारीकी से देखेंगे क्योंकि अभी हम परिचय पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, बाकी ऐसे कोई चिंता ना लिया। ठीक है, साधारण बहुमत द्वारा पारित हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम आगे चलते हैं और दूसरा प्रस्ताव देखते हैं, दूसरा बहुमत देखते हैं दूसरे प्रकार का। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा साधारण बहुमत। ठीक है, इसके बाद में देखेंगे दूसरा आता है दोस्तों प्रस्तावी बहुमत। कौन सा? प्रस्तावी बहुमत। ठीक है, तो दूसरा बहुमत, दूसरे प्रकार का बहुमत प्रभावी बहुमत, और इसी को हम कह देते हैं तत्कालीन बहुमत। ठीक है, प्रभावी बहुमत और तत्कालीन बहुमत ये दोनों एक ही होते हैं दोस्तों। तो जो प्रभावी बहुमत होता है ये क्या होता है, तो इसकी परिभाषा लिखिए, प्रभावी सदस्यों का बहुमत, प्रभावी सदस्यों का बहुमत ही प्रभावी बहुमत या तत्कालीन बहुमत कहलाता है। इसका एक दो सूत्र है दोस्तों। ठीक है, प्रभावी बहुमत, प्रभावी, ठीक है, जो प्रभावी बहुमत होता है प्रभावी सदस्य संख्या के द्वारा जो पारित होता है उसे प्रभावी बहुमत कहते हैं। तो इसका एक सूत्र है, प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्ति। ये इसका सूत्र होता है। ठीक है, प्रभावी सदस्य संख्या बराबर कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्ति। रिक्ति
तीन प्रकार से कोई भी पद खाली हो सकता है या रिक्त हो सकता है। रिक्त अर्थात किसी पद का खाली हो जाना। तो एक तो किसी की मृत्यु हो जाए मान लो, तो अगर किसी की मृत्यु हो गई तो भी रिक्ति हो जाएगी उस पद की। इसके बाद में होता है दोस्तों त्याग पत्र, एक होता है निर्वाचन रद्द, अर्थात मृत्यु त्याग पत्र निर्वाचन रद्द। अगर निर्वाचन रद्द भी हो जाए तो भी रिक्तियां हो सकती है। मृत्यु अर्थात किसी के मर जाने पर किसी पद का खाली हो जाना, किसी नेता के या किसी सांसद के, ठीक है। और जो त्याग पत्र होता है, कोई मान लो कोई सांसद त्याग पत्र दे दे, ठीक है, या सरकार से परेशान हो जाए या बोल दे कि भाई मैं अब परेशान हो चुका और मैं अब राजनीति से संन्यास लेने जा रहा हूं तो मैं त्याग पत्र देता हूं, तो त्याग पत्र देने पर भी रिक्ति हो सकती है। उसके बाद में निर्वाचन रद्द। निर्वाचन रद्द का मतलब है यहां पर कोई सांसद जो सांसद की योग्यताओं को पूरा न करता हो और उसने सांसद का चुनाव भी लड़ लिया और उस चुनाव जीत भी गया हो। अब न्यायालय में केस आता है कि ये तो योग्यताएं पूरी ना कर, इसकी तो योग्यता भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, सांसद बनने के लिए भी योग्यताएं चाहिए होती है, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से। तो अगर ऐसे में फिर न्यायालय उसके निर्वाचन को ही रद्द कर देगा, तो उससे भी तो पद की रिक्ति होगी, पद खाली हो जाएगा उससे भी। तो मान लो किसी विशेष दिन, किसी एक दिन ही ऐसा होता नहीं, मान लो 2 लोगों की मृत्यु हो गई, 3 लोगों ने त्याग पत्र दे दिया और 2 लोगों का निर्वाचन रद्द हो गया, अर्थात टोटल 7 सदस्य, अर्थात 7 रिक्ति होगी, ठीक है, 7 रिक्तियां होगी। किसी विशेष दिन किसी की 2 की मृत्यु भी होगी, 3 ने त्याग पत्र दे दिया, निर्वाचन भी रद्द हो गया, तो टोटल 7 रिक्तियां होगी। अगर अब 7 रिक्तियां हो जाती है तो इसका अर्थ है कुल सदस्य संख्या। तो कुल सदस्य संख्या का मतलब 543 माइनस रिक्ति, तो 7 बराबर कितना है, थोड़ा मेरा मैथ कमजोर है तो एक बार देख लेना आप भी, 536, ठीक है। तो कुल सदस्य संख्या कितनी, 543, रिक्तियां होगी 536। तो अब इसका बहुमत, ठीक है, इसका बहुमत, तो इसका बहुमत का मतलब 536 बटा 2, तो समसंख्या है, समसंख्या होगी तो फिर बहुमत हो पाएगा, ठीक है, बराबर हो जाएगी दोनों तरफ संख्या, तो +1 कर देंगे हम ऐड, तो इसका आधा कितना होगा 269, ठीक है, 269। तो प्रभावी बहुमत अर्थात कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल प्रभावी सदस्य संख्या का बहुमत, तो प्रभावी सदस्य संख्या कितनी होगी, हमको 536 प्राप्त हुई है, जो कि कुल सदस्य संख्या माइनस रिक्ति करने पर 536 प्राप्त हुई है। तो प्रभावी संख्या तो ये होगी, तो प्रभावी संख्या का बहुमत, तो इसका बहुमत निकालने के लिए बटा 2 + 1 269, अर्थात किसी प्रस्ताव के पक्ष में अगर 269 लोग, 269 सदस्य पक्ष में होंगे या उस दिन सदन में पहुंचेंगे तो वो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। अगर इससे कम है तो प्रभावी बहुमत के द्वारा वो प्रस्ताव पारित नहीं हो सकता। तो ये देखा हमने। इसके बाद में अब देखते हैं इसका प्रयोग कहां किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रभावी बहुमत होता है इसका प्रयोग मुख्यतः 8 जगह किया जाता है। तो वो 8 जगह कौन सी है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो इसका प्रयोग 8 जगह होता है। कितने जगह, 8 जगह है। और वो 8 जगह कौन कौन सी है वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले राज्यसभा ले लेते हैं हम, फिर लोकसभा, फिर विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद और विधानसभा, तो ये हो गया राज्य सभा, लोकसभा, विधान परिषद और विधानसभा। तो जो राज्यसभा होगा, जो राज्यसभा होगी दोस्तों, इसका जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति हो या फिर उपसभापति हो, उपसभापति, तो अगर इनको हटाना है दोस्तों तो उसमें प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। अगर राज्यसभा के सभापति को और अगर या फिर उपसभापति को अगर हटाना है तो यहां पर प्रभावी बहुमत का प्रयोग होगा। वैसे ही लोकसभा, तो जो लोकसभा का लोकसभा अब सभापति नहीं होता, यहां पर अध्यक्ष होता है, जैसे कि ओम बिरला, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। यदि
लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाना है, परिमित करना है, तो वहां पर भी दोस्तों प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है या तत्कालीन बहुमत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में विधान परिषद, अब यहां सभापति हो जाता है, यहां भी सभापति होता है या फिर उपसभापति, और यहां पर हो जाएगा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, अध्यक्ष उपाध्यक्ष। तो 8 जगह कौन सी होगी? सभापति, राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अगर इन 8 में से किसी को पदमुक्त करना है या इनके खिलाफ अगर कोई प्रस्ताव आता है तो वहां पर प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग कहां किया जाता है? इनकी पदमुक्ति में, पदमुक्ति में कौन सी बहुमत का प्रयोग किया जाएगा? प्रभावी बहुमत। तो इन 8 ही पदमुक्ति में प्रभावी बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। ये देखा हमने प्रभावी बहुमत। इसके बाद में हम देखते हैं अगला। तो अगला होता है दोस्तों तीसरा, पूर्ण बहुमत। तो क्या होता है पूर्ण बहुमत, ये अभी हम देखेंगे। अभी सिर्फ हम इनका बेसिक पढ़ रहे हैं, इन सबको सभापति, उपसभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सबको हम डिटेल से बारीकी से आगे पढ़ेंगे। सिर्फ हम सिर्फ जो 0 लेवल के बच्चे हैं वो इनसे अवगत हो जाए, इनसे रूबरू हो जाए, इस वजह से हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला था पहले ही दिन कि हम बेसिक से शुरुआत करेंगे और हाईएस्ट लेवल तक जाएंगे। अब जो पूर्ण बहुमत होता है दोस्तों, तीसरा नंबर का आएगा पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत। अब पूर्ण बहुमत होता है दोस्तों, उसमें प्रभावी बहुमत में था प्रभावी सदस्यों का बहुमत, अर्थात उसमें रिक्तियां हट जाएगी। लेकिन इसमें सारी सब मिलाकर कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यहां पर क्या हो जाएगा? कुल सदस्य संख्या का बहुमत, जो कि पूर्ण बहुमत कहलाता है। तो यहां लिखिए आप इसकी भाषा कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत, कुल सदस्य संख्या का बहुमत पूर्ण बहुमत कहलाता है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं वापस, लोकसभा 543 सीटें, लोकसभा तो 543 सीटें, तो इसका 543 सीटें, इसका आधा कितना होगा? अर्थात 271.5। तो 5 संख्या की वापस बोला था मैंने आपको, 5, 6, 7, 8, 9, अगर ये संख्या आती है पॉइंट के पीछे तो आगे की संख्या गिनी जाएगी, नई संख्या गिनी जाएगी। अगर 4 तक आती है तो पुरानी संख्या गिनी जाएगी। तो अर्थात 71.5 का मतलब 272। अगर इसमें क्या है? कुल सदस्य संख्या का बहुमत, तो कुल सदस्य संख्या 543, इसका आधा 271.5 और इसका पूर्ण बहुमत निकलेगा इसका 272। ठीक है, अगर 272 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में होंगे तो प्रस्ताव पारित होगा, वरना प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। तो अब इसका प्रयोग देख लेते हैं। इसका प्रयोग कहां होता है? तो इसका प्रयोग मुख्यतः 2 ही जगह किया जाता है। एक राष्ट्रपति का एग्जाम्पल है इसका, ठीक है, प्रयोग लिखेगा एग्जाम्पल, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन कोटा, अर्थात राष्ट्रपति के जो चुनाव का निर्वाचन कोटा है उसमें पूर्ण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। और एक होता है जो कि सरकार का यह देखने के लिए किया जाता है प्रयोग कि किसी सरकार का पूर्ण बहुमत है या नहीं, किसी सरकार का पूर्ण बहुमत है या नहीं। ठीक है, तो ये चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पूर्ण बहुमत का। अर्थात केंद्र में अभी बीजेपी बैठी हुई है, ठीक है, जैसे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, तो वो तो बहुमत के साथ बैठे हुए हैं, पूर्ण बहुमत के साथ बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके पास 272 सीटों से ज्यादा उनके पक्ष में है, तो वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार हुई। तो ये चेक करने के लिए एक तो प्रयोग किया जाता है, एक किया जाता है राष्ट्रपति का चुनाव का निर्वाचन कोटा। ये सब हम आगे पढ़ेंगे डिटेल से, आप चिंता ना करें। इसके बाद में चौथा आता है दोस्तों, और आखिरी जो बहुमतों का प्रकार का आखिरी प्रकार है, उसको बोलते हैं दोस्तों विशेष बहुमत। 4 नंबर पे आएगा विशेष बहुमत। विशेष बहुमत जो चौथा नंबर का है वो है विशेष बहुमत। अब विशेष बहुमत किसे कहते हैं? 2/3 बहुमत को, परिभाषा लिखिए, 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। 2/3 बहुमत को
विशेष बहुमत कहते हैं। तो ये देखा हमने कि विशेष बहुमत किसे कहते हैं, ठीक है, 2/3 बहुमत को विशेष बहुमत कहते हैं। अब विशेष बहुमत को दोस्तों 3 भागों में बांटा गया है। आगे देखते हैं कि विशेष बहुमत को 3 भागों में बांटा गया है। 3 प्रकार का विशेष बहुमत होता है। तो लिखिए पहले प्रकार का विशेष बहुमत, पहले प्रकार का विशेष बहुमत, पहले प्रकार का विशेष बहुमत। तो इसकी परिभाषा है उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत विशेष बहुमत कहलाता है। तो इसका भी उदाहरण देखते हैं हम पहले का। जैसे कि लोकसभा, तो लोकसभा 543 सीटें हैं, ठीक है, किसी दिन उपस्थित वही 200 होते हैं, ठीक है, और मतदान करते हैं इसमें से 180, ठीक है। क्या परिभाषा क्या है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो 180 ने मतदान किया तो 180 बटे 2, 3, ठीक है, बराबर 180, ठीक है। तो 60 120। तो अगर 180 सदस्यों में से 120 सदस्य, 2/3 बहुमत, ठीक है, उपस्थित और मतदान, तो मतदान 180 ने किया, 180 में से अगर 120 सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है तो वह प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो पहले प्रकार का विशेष बहुमत यह है जिसके द्वारा 120 सदस्य अगर प्रस्ताव के पक्ष में है तो पारित हो जाएगा। ये उदाहरण दिया आपने, उदाहरण के माध्यम से समझा, ठीक है। इसका प्रयोग दोस्तों 2 जगह किया जाता है, 2 जगह प्रयोग होता है इसका, क्योंकि हम प्रयोग भी साथ साथ देख रहे हैं। तो इसका प्रयोग 2 जगह किया जाता है। एक तो अनुच्छेद 249 और एक अनुच्छेद 312। तो अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 312 में पहले प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो अनुच्छेद 249 और 312 जो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, आगे बारीकी से पढ़ेंगे। अभी से इतना जान लीजिए आप कि 2 जगह प्रयोग किया जाता है इसका, पहले प्रकार के विशेष बहुमत का। इसके बाद में आता है दोस्तों दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत आप लिखते जाइए साथ में, नोट्स बना लो। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत, तो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस जो कुल सदस्य संख्या का आधे से कम ना हो। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत जो कुल सदस्य संख्या का 2/3 से कम ना हो, उसे दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत कहते हैं। तो जैसे कि लोकसभा का उदाहरण लेते हैं। लोकसभा में कुल सीटें कितनी है? कुल सदस्यों का आधे से कम ना हो तो 543। तो 543 का आधा, वो 543 का 2/3, सॉरी, ठीक है, 543 के आधे से कम ना हो तो 543 का आधा होता है 272, अर्थात आधा, ठीक है। दो उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। आधे अर्थात क्या, आधे से तात्पर्य 543 का आधा 272। तो 272 से कम लोक पक्ष में अगर हुए तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अगर 272 प्लस या 272 अगर लोग प्रस्ताव के पक्ष में है तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। तो पहला उदाहरण है, किसी दिन उपस्थित हुए, उपस्थित मान लो 300 हुए, 310, और मतदान किए इसमें से 300 ने। उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ रहे इसको। तो 310 उपस्थित हुए किसी दिन सदन में और 300 ने मतदान किया। तो 300 का 2/3, तो 300 का 2/3 कितना होगा? 200। तो पक्ष में तो 200 लोग तो पक्ष में है और 100 लोग भी पक्ष में। तो पहली शर्त तो क्या थी कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो उपस्थित 310, मतदान करने वाले 300 का 2/3, 300 का 2/3 200 हो गया, और 200 हो गया, 200 लोग पक्ष में। तो 200 को आप देखो, दूसरी कंडीशन क्या थी इसकी? जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, अर्थात इससे आधे से कम ना हो। तो कुल सदस्य संख्या का तो 543 से इसका आधा का नाम है 272 होता है। तो ये 272 से कम है तो 200 ही ले गया।
तो भी प्रस्ताव पारित नहीं होगा, यहां पर पारित नहीं, ठीक है, प्रस्ताव पारित नहीं होगा। अब ये तो देखा हमने कि प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसके बाद में अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये पहली शर्त को तो पूरा कर रहे हैं लेकिन दूसरी शर्त को पूरा नहीं कर रहे। अब किसी दिन उपस्थित हुए 450 माना, ठीक है, किसी दिन 460 हुए उपस्थित, 60 कर लीजिए इसको, ठीक है, और मतदान किया 450 किया, तो 450 का 2/3, तो 2/3 450 का होगा 300 और 1/3, तो ये तो हो गया विपक्ष में और ये हो गया पक्ष में। तो शर्त क्या थी कि उपस्थित और मतदान 450 ने किया, तो जो मतदान करने वाले सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत, तो 2/3 बहुमत 450 का 2/3 300। अब दूसरी कंडीशन क्या थी इसमें, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो। तो देखो कुल सदस्य संख्या का आधा कितना होता है 272, तो क्या इससे कम है 300 ज्यादा ही होता है, तो फिर प्रस्ताव पारित हो गया, यहां पर पारित हो जाएगा प्रस्ताव, क्योंकि ये दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, कुल सदस्य संख्या 543, इसके आधे से कम ना हो 272 से कम नहीं है 300, तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा। तो ये दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत हमने देखा। इसके बाद में इसका तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत, तो इसकी परिभाषा लिखिए, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। इससे पहले एक बार हमने इसका प्रयोग तो देखा ही, इसका प्रयोग देख लेते हैं, दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग कहां किया जाता है। इसको थोड़ी देर रोक दीजिए, इसको थोड़ा पढ़ लेगा। तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो इसका प्रयोग दोस्तों जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उनकी पदमुक्ति के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग कहां किया जाता है, इसका प्रयोग कुछ, सारे नहीं, कुछ संवैधानिक पदाधिकारी की पदमुक्ति में। तो इसका प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग कुछ संवैधानिक पदाधिकारी उनकी पदमुक्ति में, अर्थात उनको पद से हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण देखें तो हम, एक तो सुप्रीम कोर्ट का जज हो गया, एससी शॉर्ट में सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, एससी का जज, अगर सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना है तो उसके लिए दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही हाई कोर्ट का जज, अगर हाई कोर्ट के जज को भी पद से हटाना है, उसकी पद मुक्ति करनी है, तो उसमें भी दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में एक केग आता है, सीएजी, इसको हिंदी में लिख लीजिए केग, ठीक है, केग, तो इसकी पदमुक्ति में भी दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में जो चौथे पे आता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये सब हम आगे पढ़ेंगे, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हम आगे पढ़ेंगे। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाना है तो उसके लिए भी दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। और इसमें एक और है लास्ट, जो संविधान संशोधन विधेयक, अर्थात संविधान संशोधन विधेयक में भी दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो 5 जगह इसका प्रयोग किया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट का जज, कैग, सीएजी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, संविधान संशोधन विधेयक, इन 5 को हटाने के लिए दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखा हमने दूसरे प्रकार के विशेष बहुमत के प्रयोग, जो कि क्या कहता है कि उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत प्लस जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, जो कुल सदस्य संख्या के आधे से कम ना हो, वो दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत हो जाता है। अब एक बार संविधान संशोधन विधेयक, विधेयक क्या होता है, विधेयक को भी हम थोड़ा देख लेते हैं, सब आगे पढ़ेंगे, लेकिन विधेयक क्या होता है। तो विधेयक किसे कहते हैं दोस्तों, जो कानून पारित ना हो, अर्थात कानून के पारित होने से पहले की अवस्था को विधेयक कहते हैं। और जब दोनों सदनों के द्वारा, राज्यसभा और लोकसभा,
के द्वारा उसको पारित करके राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो उसके बाद में वो अधिनियम बन जाता है या कानून बन जाता है। ठीक है, तो विधेयक किसे कहते हैं? जो कि कानून बनने की पहले की अवस्था को, अर्थात कोई भी विधेयक लाया जाता है किसी कानून को बनाने के लिए या किसी अधिनियम को बनाने के लिए, पहले संसद में विधेयक लाया जाएगा, दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में, दो सदन होते हैं राज्यसभा और लोकसभा, दोनों में इस विधेयक को रखा जाएगा। जब दोनों से स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद में इसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजेंगे, और अगर राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देता है तो वो विधेयक कानून या अधिनियम बन जाता है। ठीक है, तो ये कानून के विधेयक बनने से, कानून के पहले की अवस्था को, अर्थात अधिनियम बनने से पहले की अवस्था को, कानून बनने से पहले की अवस्था को विधेयक कहते हैं। तो ये देखा हमने दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत। इसके बाद में तीसरा और आखिरी, तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत। तो तीसरे प्रकार के विशेष बहुमत की परिभाषा लिखिए, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। अब इसमें कुल सदस्य संख्या का, अर्थात लोकसभा तो 542। इस बहुमत का प्रयोग करने के लिए पूरे 543 सदस्यों का मौजूद होना जरूरी है। तो 543 सदस्यों का 2/3 बहुमत, इसमें कम नहीं किया जाएगा। कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत, तो इसका 2/3 बहुमत कितना निकलेगा? 543 इंटू 2/3 बराबर 362। तो इस बहुमत का प्रयोग करने के लिए 362 सदस्य जब प्रस्ताव के पक्ष में होंगे तो यह पारित होगा, वरना पारित नहीं होगा। इसका प्रयोग दोस्तों एक ही जगह किया जाता है। वो जगह कौन सी है? आर्टिकल अनुच्छेद, इसका प्रयोग, तो इसका प्रयोग लिख लीजिए। तीसरे प्रकार के बहुमत का प्रयोग अनुच्छेद 61 में किया जाता है। इसका प्रयोग अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ये महाभियोग सब हम आगे बढ़ेंगे, अभी सिर्फ हम बेसिक देख रहे हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग, तो इसका प्रयोग दोस्तों तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत होता है। इसका प्रयोग सिर्फ एक ही जगह किया जा सकता है, वो होता है राष्ट्रपति के महाभियोग। अर्थात राष्ट्रपति को हटाया नहीं जाता, राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है। तो अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग के लिए 362 सदस्य जब पक्ष में होंगे तो राष्ट्रपति हटेगा, वरना नहीं हटेगा। तो ये देखा हमने दोस्तों, ये भारत में सबसे बहुमत का सबसे कठिन प्रकार है। इसका प्रयोग अभी तक तो एक ही बार भी नहीं हुआ है। और जो साधारण बहुमत है वो भारत देश में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला बहुमत है। तो आप एक बार नोट करके लिख लीजिएगा कि साधारण बहुमत भारत में सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला बहुमत है, और जो विशेष प्रकार का बहुमत है उसमें तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत है। इसका प्रयोग भारत में सबसे कम किया जाता है, सबसे कम इसको प्रयोग में लाया जाता है। तो ये देखा हमने कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत जो कि 362, और ये एक ही जगह प्रयोग किया जाता है। इसका अनुच्छेद 61 में, जो कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है। तो ये देखा हमने भारत में बहुमत के प्रकार। उससे पहले एक नोट करके लिख लीजिए, महाभियोग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 56 एवं 61 में किया जाता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 56 एवं 61 में किया जाता है। महाभियोग शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 56 एवं 61 में किया जाता है केवल। ठीक है दोस्तों, एक नोट बना के और लिख लीजिए, जज पर महाभियोग नहीं लगता। कुछ लोग बोलते हैं, जिसके आए दिन न्यूज पेपर में देखते हैं कि जज पर लगा महाभियोग। जज पर कोई महाभियोग नहीं लगता, वो गलत लिखते हैं लिखने वाले, जो भी न्यूज पेपर में लिखने वाले या कोई बोलने वाले। जज पर कभी भी महाभियोग नहीं लगता। तो एक नोट करके लिखिए, जज पर महाभियोग नहीं लगता, बल्कि अनुच्छेद 124 के तहत जज की पद मुक्ति की जाती है। अर्थात अनुच्छेद 123 के द्वारा जज को हटाया जाता है, ना कि जज पर महाभियोग लगता। लेकिन क्या करें, न्यूज वाले कुछ भी लिख देते हैं, तो आप बच के रहिए जरा उनसे। जज पर कभी भी महाभियोग नहीं लगता, महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पर लगता है, और किसी पर भी महाभियोग नहीं लगता भारत में। तो यहां तक देखें हमने भारत में बहुमत के प्रकार। इसके बाद में एक छोटी सी चीज और रहती है, कोरम। इसको भी लिख लीजिए आप, कोरम, और इसी को कह देते हैं गणपूर्ति।
कोरम को क्या कहते हैं? गणपूर्ति। दोनों एक ही है। तो इसकी परिभाषा लिखिए, वह न्यूनतम संख्या जिसके पूरा ना होने पर किसी सदन की कार्यवाही रुक जाती है। वह न्यूनतम संख्या जिसके पूरा ना होने पर किसी सदन की कार्यवाही रुक जाती है, उसे कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। वह न्यूनतम संख्या जिसके पूरे ना होने पर किसी सदन की कार्यवाही रुक जाती है या अवैध हो जाती है, उसे कोरम या गणपूर्ति कहते हैं। भारत में कुल सदस्य संख्या का 1/10 कोरम या गणपूर्ति निर्धारित की गई है। भारत में कुल सदस्य संख्या अर्थात 543, इसका 1/10 भारत में निर्धारित किया गया। तो कितना आया? 54.3। अब पॉइंट 1 2 3 4, अगर 4 तक है पूरा एडिशन कर लेंगे, अगर 5 6 7 8 9 तो फिर एडिशन कर लेंगे। तो यहां पर क्या जाएगा? 54। अगर 54 सदस्य से कम अगर किसी दिन सदन में पहुंचते हैं, तो उस दिन उस सदन की कार्यवाही रुक जाती है, उस दिन सदन में कोई कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है, कोरम वही कहलाता है कि वह न्यूनतम संख्या जिसके पूरा ना होने पर किसी सदन की कार्यवाही अवैध हो जाती है, अर्थात रुक जाती है। कम से कम सदन की कार्यवाही करने के लिए या सदन पर किसी विषय पर चर्चा करने के लिए 54 मेंबर का होना जरूरी है। अगर 53 भी होते हैं तो उस दिन उस सदन की कार्यवाही रुक जाती है। तो ये देखा हमने कोरम। इसके बाद में एक और चीज लिख लीजिए, विधेयक एवं अधिनियम में अंतर। विधेयक एवं अधिनियम में अंतर, क्योंकि ये शब्द हम बार बार पढ़ेंगे, विधेयक बार बार आएगा ये शब्द, तो इसको अभी जान लेते हैं कि क्या होता है। तो विधेयक और अधिनियम में अंतर, विधेयक एवं अधिनियम में अंतर। तो समझाया था मैंने आपको, लेकिन परिभाषा लिख लीजिए आप एक बार इसकी भी। प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं। पहले विधेयक की परिभाषा लिख लीजिए। प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं, और अधिनियम लिख लीजिए। जब विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, जब विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है और उस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं, तो उसे अधिनियम कहते हैं। तो विधेयक, ये देखा आपने विधेयक की परिभाषा। तो विधेयक किसे कहते हैं? विधेयक अर्थात बिल। ठीक है, तो ये किसे कहते हैं? प्रस्तावित कानून को। प्रस्तावित कानून को विधेयक कहते हैं, जबकि जो अधिनियम है अर्थात एक्ट, तो इसको कहते हैं पारित कानून को। ठीक है, पारित कानून को पारित हो जाए उसको अधिनियम कहते हैं, और जो प्रस्तावित कानून होता है उसको विधेयक कहते हैं। ये हमने दोनों की परिभाषा देखी अभी। इसके बाद में इसका अगर हम उदाहरण देखें, उदाहरण के माध्यम से इसको समझना चाहिए, तो 130वां संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये तो 130वां संविधान संशोधन अधिनियम है। और 122वां संविधान संशोधन विधेयक, जो किसके बारे में? ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के बारे में। ईडब्ल्यूएस आरक्षण। तो हमारे संविधान में वर्तमान में कुल 105 संविधान संशोधन अधिनियम बन चुके हैं। 105 बार संविधान संशोधित हो चुका है, जिसमें से 130वां संविधान संशोधन के तहत क्या है? ईडब्ल्यूएस आरक्षण की बात की गई है। ईडब्ल्यूएस श्रेणी को आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। तो उसके लिए पहले संसद में लाया गया था 122वां संविधान संशोधन विधेयक, और जब ये पारित हो गया तो संविधान में इसको 103वां संविधान संशोधन अधिनियम नाम दिया गया। तो अर्थात हमारे संविधान में अभी वर्तमान में 103 संविधान संशोधन हो चुके हैं, और जो संविधान
संशोधन विधेयक है वो लगभग 125 के आसपास संसद में लाए जा चुके, जबकि पारित उनमें से 105 अभी तक, जो भी 105 अभी हाल ही में हुआ है, करंट का टॉपिक है जिसको हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में एक और चीज रह जाती है, निर्णायक मत किसे कहते हैं। निर्णायक मत तो किसी चीज हो जाती है, उसको आप लिख लीजिए, निर्णायक मत। तो निर्णायक मत किसे कहते हैं? जब किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या, जब किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या बराबर हो जाती है, तो गतिरोध दूर करने के लिए, डाला गया मत निर्णायक मत कहलाता है। जब किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष के मतों की संख्या बराबर हो जाती है, अर्थात 180 ने मत डाला, मतदान, ठीक है, 180 ने मतदान किया, अगर 90-90 संख्या हो जाती है दोनों तरफ, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिए, जो निर्णायक मत डाला जाता है, एक वोट जो डाला जाता है, उसको ही निर्णायक मत कहते हैं। और ये मत किसके द्वारा डाला जाता है? या तो अध्यक्ष के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, या फिर जो राज्यसभा होगी उसकी सभापति द्वारा, उपसभापति, राज्यसभा के सभापति द्वारा, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा या राज्यसभा के सभापति के द्वारा यह निर्णायक मत डाला जाता है। तो निर्णायक मत किसे कहते हैं? जब किसी प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में मतों की संख्या बराबर हो जाए, जिससे कि गतिरोध उत्पन्न हो, और उस गतिरोध को दूर करने के लिए जो मत डाला जाता है उसे निर्णायक मत कहते हैं। निर्णायक मत कौन डालता है? या तो अध्यक्ष डालेगा या राज्यसभा के सभापति डालेंगे। तो यहां तक देखा हमने संविधान का परिचय, कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोडक्शन। तो अब सभी दोस्त एक बार क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और सपोर्ट बनाए रखें। साथ ही हम अब अगली क्लास जब भी होगी उसमें हम प्रस्तावना की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो प्रस्तावना लगभग हमारी 2-3 दिन तक चलेगी, तो कोई भी क्लास ना छोड़े, कंटिन्यू करें और साथ ही पढ़ाई भी करें। बस साथ आपका और मेहनत हमारी, बाकी बस सपोर्ट बनाए रखें। जल्दी अगर मुझे लगा कि चलो ठीक है कुछ फायदा मिल रहा है पढ़ाने का, तो मैं आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं एक सब्जेक्ट पढ़ाकर बंद कर दूंगा, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं होंगे या व्यूज नहीं आएंगे तो फिर पढ़ाने का क्या फायदा। तो इसकी वजह से आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं भी आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। और सभी दोस्त रोज पढ़े, अच्छे से पढ़े। बाकी जो भी दोस्त कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यूपीएससी की सारी प्रिपरेशन इस चैनल के माध्यम से करेंगे और मैं आपको प्रिपरेशन करवाऊंगा। वैसे मैं भी कोई विशेषज्ञ तो नहीं हूं दोस्तों, लेकिन कर रहा हूं आपके लिए मेहनत। मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूं सामान्य, मुझे भी 2-3 साल प्रिपरेशन करते हो गए यूपीएससी की। फिर मैंने सोचा, कुछ बच्चों ने बोला कि हमें भी आप पढ़ा सकते हो क्या, क्योंकि वो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे, ठीक है, बड़ी बड़ी कोचिंगों की फीस हर कोई नहीं दे पाता दोस्तों। तो उसकी वजह से मैंने ये सब शुरुआत किया, दृष्टि एम्पायर नाम से मैंने चैनल की शुरुआत की, जिसमें सारी प्रिपरेशन यूपीएससी की हम साथ मिलकर करेंगे, मेहनत करेंगे। एक बार लाइक का बटन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, अभी मैं चलता हूं, अगली क्लास में मिलते हैं प्रस्तावना के साथ।